इतिहास में कुछ समय ऐसे होते हैं जब ज्ञान, कला, विज्ञान और संस्कृति सब एक साथ चमक उठते हैं। भारत के इतिहास में ऐसा ही एक काल था, गुप्त साम्राज्य, जिसे हम आज भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत फिर छोटे राज्यों में बंट गया। राजनीतिक अस्थिरता थी, लेकिन इसी अराजकता से एक नई शक्ति उभरने वाली थी। करीब 240 ईस्वी में एक शासक उभरा, श्रीगुप्त। इन्हीं के नाम पर पड़ा गुप्त वंश। शुरुआत छोटी थी, लेकिन नींव मजबूत। वास्तविक साम्राज्य निर्माता बने चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया और राजनीतिक गठबंधन के जरिए शक्ति बढ़ाई। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जो एक बड़े साम्राज्य का संकेत था। अब मंच पर आते हैं समुद्रगुप्त। इतिहासकार उन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। उन्होंने 9 उत्तर भारतीय राज्यों को हराया, दक्षिण भारत तक विजय अभियान चलाया, लेकिन वहां प्रत्यक्ष शासन नहीं किया। समुद्रगुप्त सिर्फ योद्धा नहीं, कवि, संगीत प्रेमी और विद्वान भी थे। गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। शक क्षत्रपों की हार व्यापार और समृद्ध कला और संस्कृति का उत्कर्ष उनके दरबार में थे। नवरत्न, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कालिदास। गुप्त काल में भारत ने दुनिया को दिया शून्य और दशमलव प्रणाली, आर्यभट्ट, खगोल शास्त्र, पृथ्वी का घूमना, ग्रहों की गति, गणितीय सूत्र। आज की आधुनिक गणित की नींव यहीं पड़ी। अजंता की गुफाएं, सांची का स्तूप, कालिदास का साहित्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश। गुप्त कला में सादगी, संतुलन और सुंदरता थी। गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। विष्णु और शिव की पूजा बढ़ी, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। धार्मिक सहिष्णुता इस युग की पहचान थी। चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त भारत की यात्रा की और लिखा, लोग सुखी हैं, कानून सरल है, दंड कम है। 5वीं शताब्दी में हूण आक्रमण हुए, कमजोर उत्तराधिकारी आए। धीरे धीरे भारत का स्वर्ण युग ढलने लगा। गुप्त साम्राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं था, वह भारत की बौद्धिक आत्मा थी। आज भी जब हम गणित, कला या साहित्य की बात करते हैं तो गुप्त काल की छाया दिखाई देती है।